आज अपन जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसका सुदृढ़ीकरण जो है। लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक अधिकारी, स्थापना करने वाला वास्तविक शासक बताते हैं। भारत का जो है, यह भारत में जो बताते हैं कि ये जो पहले लाहौर सल्तनत थी जहाँ, और मोहम्मद गौरी जो था वो तो भारत के प्रदेशों को जीता था और जीत करके वो कहाँ चला गया, गजनी रहता था, क्योंकि गजनी और गौर दोनों प्रदेशों पर ये जो है इसका गौरी का अधिकार था, तो वो गजनी रहता था। और इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका दास था, उसको भारत के जीते हुए प्रदेश है वो सौंपे थे, ताकि वो उसका शासन सुचारू रूप से चलाए और मतलब उसको सूचना देता रहे। अब जब है कि मतलब कहते हैं कि जब 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सिंध के दमयक नामक स्थान पर खोखरों द्वारा हत्या करने के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद गौरी ने भारतीय राज्य का इसे स्वतंत्र शासक उसे घोषित किया था। अब जो है घोषित किया था, क्योंकि उसको इसलिए घोषित किया था कि गयासुद्दीन जो था वो जो गयासुद्दीन महमूद गौर जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो शासन को सुचारू रूप से चला सके। और मोहम्मद गौरी के द्वारा जिसको मुइजुद्दीन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं दूसरा, मोहम्मद बिन साम, इसके और भी नाम है, ये मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। तो वो जो है उसके द्वारा जो बहुत विशाल साम्राज्य जो था उसकी रक्षा करना, ये गयासुद्दीन महमूद गौर के बस की बात नहीं थी। अब ये है कि जब मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु होते ही गजनी साम्राज्य के सामने विदेशी आक्रमण होने लगे और आंतरिक विद्रोह भी उत्पन्न हो गए थे। ख्वारिज्म का शाह जो था वो गौरी सुल्तानों का बहुत बड़ा दुश्मन था और गौर और गजनी दोनों प्रदेश है, इन दोनों प्रदेशों को वो हड़पना चाहता था। और गयासुद्दीन महमूद गौरी जो था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ख्वारिज्म के शाह का मुकाबला कर सके। तो दूसरी ओर मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी के तुर्क दास अधिकारियों में ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा और उसमें सबसे ज़्यादा योग्य जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों महत्वाकांक्षी थे। और उसके विजय अभियानों में इन्होंने बहुत मेहनत की थी, ये तीनों ने। किसके विजय अभियान में? मोहम्मद गौरी के। तो तीनों ने मतलब अब क्या है कि गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद अब जो है ये स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा तीनों ही रखते थे। गयासुद्दीन महमूद इतना इनकी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखे ऐसा कोई इसमें विशेषता नहीं थी। इसलिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा शुरू हो गया। ताजुद्दीन एल्दोज जो मुइजुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी द्वारा करमान का हाकिम नियुक्त किया गया और उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। और मुइजुद्दीन द्वारा यानी कि मोहम्मद गौरी द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करने की वो योजना बनाने लगा। नासरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान और उच्च का हाकिम था,
वो भी सिंध पर अधिकार कर दिया और स्वतंत्र राज शासक घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सर्वाधिक योग्य दास था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इल्बारी तुर्क परिवार से था, जबकि मोहम्मद घोरी था शंशबानी तुर्क परिवार से था, है ना। तो ये जो इल्बारी जो तुर्क परिवार से था, इसको मतलब इसने खरीदा था, किसने? मोहम्मद घोरी ने। अब ये जो है इनके जो इसके शक्तिशाली ये जो है कि एक दास था, योग्य दास था, और भारतीय इसने जो है भारतीय जो प्रदेश थे जिसे मोहम्मद घोरी ने जीते थे, इसको मतलब उसका वो साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और मुइजुद्दीन भी यही चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसका जो गुलाम कुतुबुद्दीन है, जिसको वो अपने पुत्र के समान मानता था, वही उसका वास्तविक अधिकारी बने, क्योंकि मोहम्मद घोरी के तो कोई बच्चे थे नहीं, है ना, वो निसंतान था, इसलिए वो कुतुबुद्दीन को ही अपना बच्चा मानता था। अब जो है 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद घोरी पंजाब में खोखर का दमन कर गजनी आ रहा था, तब उसके द्वारा ऐबक को औपचारिक रूप से वायसराय की शक्तियाँ प्रदान की थी और उसे मलिक की उपाधि से भी विभूषित किया था। अब जो हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन क्या था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हालांकि और भारत का जो भारत में जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसका भी उसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का भी वास्तविक श्रेय कुतुबुद्दीन को ही देते हैं। इसका कारण यह है कि जो है मोहम्मद घोरी था, वो तो यहाँ पर जो युद्ध अभियान कर के और वो गजनी चला जाता था, क्योंकि गौर और गजनी दोनों उसके हाथ में थे, तो वो वहाँ पर चला जाता था। और जो यहाँ के जीते हुए जो प्रदेश थे वो सारे सारे जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप दिए थे। इसलिए जब मौत हो गई कोई मोहम्मद घोरी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका वास्तविक संस्थापक माना गया कि वास्तविक अधिकारी वही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्बारी तुर्क परिवार का था, तो जब वो बच्चा था तो सब इसके भाई बहन भी और थे, तो वो सब इसकी महत्वाकांक्षा और योग्यता पर जलते थे। ऐसे कहते थे कि उसे बचपन में ही निशापुर के एक काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी जो है उसको बेच दिया था, तो वो उसको अपना गुलाम मानता था। और उस फ़खरुद्दीन ने उसका व्यवहार से इतना मतलब प्रभावित हुआ, बुद्धि उसकी बहुत बुद्धिशाली था, पढ़ तो उसको इतना प्रभावित हुआ कि बच्चा कितना होनहार है, तो उसने उसको पढ़ाना लिखाना अतिरिक्त उसके पढ़ाना लिखाना शुरू किया। इसके अलावा उसने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाना और तरह की जितनी भी कला थी, साहित्य थी, उसमें उसको दक्ष किया। फिर फ़खरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे उन्होंने इसको मतलब रखा और थोड़े समय के बाद उसको वापस बेच दिया। तो तब ये मतलब जो है बच्चा जो है कुतुबुद्दीन, उसको मुइजुद्दीन मोहम्मद जो है घोरी है उसने खरीद लिया। और यही मोहम्मद घोरी ने क्या खरीदा कि उसके भाग्य का उदय हो गया, क्योंकि उसने अपने शौर्य, साहस और दानशीलता का स्वामी भक्ति से अपने मालिक का जो है मोहम्मद घोरी का मन जीत लिया था और उसका विशेष कृपा पात्र बन गया। वो उसको पुत्र के समान प्यार करने लगा और उसको सबसे पहले अमीर आखूर या अस्तबल का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया, जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद समझा जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात
1192 ईस्वी में मुइजुद्दीन ने उसे भारत के जीते हुए सारे प्रदेशों का हाकिम नियुक्त किया, जैसे कि हमने बताया है। और मोहम्मद गोरी की उपस्थिति में न केवल इन प्रदेशों के विद्रोह का दमन करने में सफल रहा, बल्कि नए सब प्रदेश भी जीत जीत करके मोहम्मद गोरी को देने लगा और इस तरह से तुर्क साम्राज्य का विस्तार करने लगा। और अब जो है मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद वो मतलब भारतीय राज्य का साम्राज्य का ये भाग्य विधाता बन गया। अब है मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद जब वो लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाया और उसको कहा कि तुम भाई सत्ता ग्रहण कर लो अब तो वो दिल्ली से लाहौर पहुंचा और वहाँ उसने अपने को मुइजुद्दीन के भारतीय राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसका सिंहावलोकन जो है वो वहीं पर 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ। और उस समय उसके अनुरोध पर उसके स्वामी मुइजुद्दीन के उत्तराधिकारी गौर शासक जो था गयासुद्दीन महमूद ने उसके पास राजचिन्ह और ध्वज वगैरह भेजा और सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। किंतु सुल्तान की उपाधि मिल जाने के बाद भी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सिंहावलोकन के समय मालिक मतलब समय वो क्या है, केवल मलिक और सिपह सालार की ही उपाधि उसने धारण की, सुल्तान नहीं बना, क्योंकि वो अभी भी कानूनी रूप से वो अभी भी दास था। और इस्लामी प्रथा के अनुसार कोई भी दास सुल्तान होने का अधिकारी ही नहीं होता। उसे नियम अनुसार जब तक दासता से मुक्ति प्राप्त करने का कोई पत्र नहीं मिला, तो जब 1208 में उसको दासता से मुक्ति का पत्र मिला तभी उसने अपने सिक्के ढलवाए और खुतबा पढ़ा और इस तरह से वो मतलब वैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का सुल्तान कहलाने का अधिकारी हुआ। यद्यपि वो 1206 ईस्वी में सुल्तान के रूप में शासन करना शुरू किया। कहाँ पर? भारत में। अब है कुतुबुद्दीन के जो कार्य है, सबसे पहला कार्य भारतीय प्रदेशों का गजनी और गौर से संबंध विच्छेद कर और स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना करना था। और गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद की अयोग्यता और ख्वारिज्म के शाह के शत्रुता और शक्ति के कारण गौर साम्राज्य का अंत निकट था। यदि वो भारतीय राज्य को गौर राज्य से संयुक्त किए रहता तो ख्वारिज्म का जो शाह था, जिसकी आंख पहले से ही गजनी और गौर प्रदेश के ऊपर लगी हुई थी, भारत को गजनी राज्य का अंग मानकर गजनी को जीतने के बाद भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता। तो कुतुबुद्दीन इसे भारत में तुर्की सल्तनत की उन्नति और शक्ति का घातक समझा। किसे? ख्वारिज्म के शाह को। और उसने गयासुद्दीन महमूद के पास जो वहाँ पर था गजनी में एक दूत भेज करके प्रस्ताव रखा कि यदि भारत को स्वतंत्र राज्य और उसको भारत का सुल्तान स्वीकार कर लेता है तो ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध उसकी सहायता करेगा। तो गयासुद्दीन को अपनी व्यक्तिगत शक्ति का अनुमान था, इसलिए वो जानता था कि कुतुबुद्दीन को बलपूर्वक अपने अधीन बनाए रखना संभव नहीं होगा। अतः उसने कुतुबुद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके पास राजचिन्ह और ध्वज भेज दिया और सुल्तान की उपाधि धारण कर दी। इस प्रकार ऐबक भारत का ऐसे माने तो पहला तुर्क सुल्तान था। मोहम्मद गोरी जरूर आया था यहाँ पर, महमूद गजनवी भी आया था, तो महमूद गजनवी तो लूट के चला गया। मोहम्मद गोरी जो आया वो भारत में प्रदेशों को जीत करके वो गजनी ही रहता था, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। इसलिए उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना का भी उसको
अधिकारी मानते हैं। तो इस तरह से हम जो पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा कार्य जो था, ताजुद्दीन एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा द्वारा भारतीय राज्य पर जो उनकी नज़रें रखी अभी भी गड़ी हुई थी। हालांकि हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों में इन दोनों ने, कुतुबुद्दीन के अलावा इन दोनों का भी बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो है कि इनकी भी, उनको भी ये चाहत थी कि हमें भी भारतीय राज्य मिले। तो वो दोनों मतलब कुतुबुद्दीन के प्रबल जो है उसके प्रतिद्वंदी बन गए। और वो जो है नासिरुद्दीन कुबाचा जो है वो उच्च और मुल्तान का हाकिम था, जैसे कि हमने बताया है ना। और मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद जब वो उच्च का स्वतंत्र सम्राट बना तो उसने मौका मिलने पर भारतीय राज्य के पर भी अधिकार करने की सोचने लगा। किंतु कुतुबुद्दीन को पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा, तो उसने क्या हुआ कि अपनी बहन का विवाह जो है उसके साथ कर दिया और कुबाचा ने ऐबक का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब कुतुबुद्दीन का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दोज था, जो करमान का हाकिम था। और तथा मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था। गजनी मुइजुद्दीन की राजधानी रह चुकी थी। इसी कारण यल्दोज अपने को मुइजुद्दीन का जो है वैध उत्तराधिकारी समझता था। तो वो मतलब समझता था। और भारतीय राज्य पर मुइजुद्दीन के समय गजनी साम्राज्य का भाग रह चुका था, अपना कानूनी अधिकार मानता था। तो जब सुल्तान गयासुद्दीन ने मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद गोर्द का शासक बना था, तो यल्दोज के गजनी पर अधिकार की स्वीकृति प्रदान कर दी और उसे दास्ता मुक्ति पत्र दिया। तो भारतीय राज्य पर उसके अधिकार की स्थिति दृढ़ हो गई। अतः जैसे ही यल्दोज को सुल्तान गयासुद्दीन के गजनी पर शासन करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो वह भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से पंजाब की ओर गया। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर पश्चिम से आने वाली किसी संकट का सामना करने के लिए पहले से ही दिल्ली को छोड़कर लाहौर में रह रहा था। उसका आगे बढ़कर मुकाबला किया और युद्ध में पराजित करके भगा दिया, क्योंकि ऐबक को भय था कि गजनी की गद्दी खाली देखकर ख्वारिज्म का शाह उसकी तरफ बढ़ेगा। और संभवतः इसी समय गजनी के नागरिकों ने भी उसके पास गजनी आने का निमंत्रण दिया। अतः गजनी जाकर ऐबक ने उस पर अधिकार कर दिया। और वहाँ पर जैसे कि हम हैं उसके समय में, इसके समय में रज़िया सुल्तान के समय के में मिनहाज उस सिराज जो था, एक राइटर है, उसने लिखा है मतलब कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बड़ा योग्य और महत्वाकांक्षी था, है ना। एक दास होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी खूबियाँ थी। तो वो लिखता है कि अपनी विजय का समारोह मनाने के लिए वो जो है व्यस्त हो गया। तो यह कहना कठिन है कि ऐबक के समान अनुभवी अधिकारी गजनी में रंगरलियां मनाने में अपना दायित्व कैसे भूल गया। उसके इसी व्यवहार को गजनी वासियों ने पसंद नहीं किया और वे उसके विरुद्ध हो गए और उसको कुतुबुद्दीन को आमंत्रित करने लगे और कुतुबुद्दीन गया भी।
अब जो है कुतुबुद्दीन का जो शासक के रूप में जो तीसरा काम था, महत्वपूर्ण काम था, बंगाल पर दिल्ली का पुनः अधिकार स्थापित करना, जो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।